दोस्तों फाइनली आरआरसी ग्रुप डी के सेकंड फेज जो 26 अगस्त से स्टार्ट हुए उसकी फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस के 100% जो रियल क्वेश्चन थे वे भी आ चुके हैं। क्योंकि उस वीडियो को बनाने में भी उसी को टाइम लगता है जिसके 100% क्वेश्चन रियल होते हैं। क्योंकि अब तक सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस आ चुका है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस प्रोवाइड कराया जाता है क्योंकि उसके 6 से 7 क्वेश्चन ही आ पाए थे। इसीलिए मैं फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन लाने में लगभग मुझको 1 बज गया था। फिर उनको टाइप करवाना, फिर उनको लाने में इसी वजह से टाइम लग गया। क्योंकि 1 बजे तक हमारे पास 1 से 2 बजे तक तो हमारा कंटेंट बनकर तैयार हुआ और 12 से 12:30 बजे तक रियल क्वेश्चन हुआ है। क्योंकि क्वेश्चनों को पूछने में क्या ये था या नहीं, एक ही स्टूडेंट ने बता दिया और कुछ गलत बता देता तो इस तरीके से नहीं बन पाता सारे कंटेंट। क्योंकि कंटेंट को बनाने में टाइम लगता है और वीडियो तभी उसी के बेसिस पर आती है। क्योंकि कंटेंट में उसी को पढ़ना चाहिए जिसमें दम हो। इसी के लिए एक मैं मोटिवेशनल कोट के साथ आगे बढ़ूंगा कि विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा करती है। अगर आप रियल और सटीक एनालिसिस पढ़ोगे तभी आपको कुछ देखने को फर्क मिलेगा। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं 26 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट सेकंड फेज का एनालिसिस, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष बनाई गई। तो इनकी जो 150वीं जयंती है वह 2019 को बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपके करंट से रिलेटेड था कि किस राज्य की पहली विधानसभा भी पेपरलेस बनी है। तो वो नागालैंड की थी। अभी हाल ही में क्या बनी थी ये पहली विधानसभा जो पेपरलेस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है। तो वो आपके माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में कहा गया था। तो फोर्थ अनुसूची में आपके राज्यसभा के सीटों का बंटवारा कहा गया। पहली अनुसूची में क्या है, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का। दूसरी अनुसूची में क्या है, आपके वेतन भत्तों का प्रयोग किया गया है, यानी कि वेतन भत्ते मिलेंगे जो भी राजनेता है। और तीसरी अनुसूची में इन्हें शपथ का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में आपके सीटों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में आपके जो राज्य है उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएगी। और छठे उसमें कोई 4 राज्य यानी कि स्पेशल 4 राज्य उन्हें स्पेशल दर्जा प्रोवाइड किया गया। ATMM के नाम से हम उन्हें याद रखते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं। और सातवीं अनुसूची में आपके 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। और इस तरीके से आपकी 8वीं अनुसूची में मैं सारी रिवाइज करा देता हूँ। आपकी 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, जल्दी आप भी बोलते रहना अपने मुंह से। 8वीं अनुसूची में आपके भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से कोई बता सकता है कि कितनी भाषाएं थी। मूल रूप से हमारे संविधान में 14 भाषाएं थी। अगर मैं सही हूँ तो यार कमेंट बॉक्स में बता देना एक बार। 14 भाषाएं थी। और फिर जो थे पहले संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था भाषाओं के लिए वो 21वां था। 21वें संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको मेन वे करा दिया। फिर आपके 8वीं होगी, फिर 9वीं में आपके उससे जमीन उमीन से रिलेटेड है। और 10वीं अनुसूची आपके दल बदल से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची आपके किससे, पंचायतों से रिलेटेड है। और 12वीं अनुसूची आपके नगर पालिका से रिलेटेड है। तो मैंने बारी की बारी अनुसूची आपके 2 मिनट में रिवाइज कराई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 210 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में कितनी एज तक के बच्चों के लिए उल्लेख किया गया। तो वो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए उल्लेख किया गया। हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट से ही। फिर प्रो कबड्डी में हाल ही में प्रो कबड्डी लीग को हाल ही में किसने जीता। तो दिल्ली दबंग ने प्रो कबड्डी लीग को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग करना था। एक ऑप्शन इनमें गलत दे रखा था। तो टमाटर में जो पाया जाता है वो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, संतरे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है और सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके वाला जो एसिटिक एसिड है ये आपके यूपी SSC पैट में भी पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अष्टक के नियम में बेरिलियम के जैसा कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। तो मैग्नीशियम जो है वो प्रदर्शित करता है, वो इसी के अष्टक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में बेंगलुरु में किसने पहला अपना साइबर हब खोला है। तो वो IBM था। IBM नाम की एक कंपनी है जिसने अपना पहला साइबर कैफे जो वो है उसके अंतर्गत बेंगलुरु के अंतर्गत खोला है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके कैलेंडर से, जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। आप इजीली निकाल सकते हैं ट्रिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। सॉरी यहाँ पर यार टाइपिंग में मिस्टेक है, ज्ञात लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए। अगर उसकी फोकस दूरी कितनी हो, 25 सेंटीमीटर हो, तो इसका क्षमता का P बराबर कितना होता है,
1/f, एफ क्या में है यहाँ पर मीटर में, लेकिन आपको क्या में दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 100/f। तो 100 ये कितने दे रहा 25, तो 25 चौका 100, तो क्षमता P बराबर कितनी आ गई 4 डायोप्टर। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, आप पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं यार, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा। तो एक ये सीधा सीधा फॉर्मूले पर पूछा गया था आपके कि दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आपको पता है श्रेणी क्रम के लिए तो क्या होता है R1 प्लस R2 होता है, लेकिन जब भी इसके अपोन में 1/R1 1/R1 उस तो अगर इसकी बात करें तो मैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये आपके समांतर क्रम के लिए होता है। ऐसे लोगे तो यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा R2 और यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा R1, और बटे में क्या आ जाएगा R1 इंटू R2। अगर मैं क्योंकि मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना तो उल्टा करूँगा, R बराबर क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला इजीली फाइंड कर लेते, क्योंकि जिसने भी हमारे प्रीवियस ईयर देखा होगा एक तो ये क्वेश्चन इजीली कर लेता हो, और एक क्वेश्चन ये लेंस की क्षमता वाला, दो क्वेश्चन हो गए। एक मार में गिनवाई देता हूँ आपको, एक अष्टक के नियम वाला 3, एक आपके राज्यसभा की सीटों का बंटवारा वाला, जो भी मैंने सारी की सारी अनुसूची जैसे अब रिवाइज कराई है ऐसे ही 17 तारीख में जो हुआ था उसके अंतर्गत भी मैंने ऐसी ही अनुसूची रिवाइज कराई थी, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। क्योंकि रिवीजन एनालिसिस इस तरीके से करना चाहिए ताकि आने वाली शिफ्ट में भी आपका फ़ायदा मिले, नूनी कि आए ये इसका ये ऐसे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लगता। सबसे पहले पूछा गया था कि 3 रेजिस्टेंस दिए हुए थे स्टूडेंट का, उनका वो यानी नहीं था कि किस तरीके के दिए हुए थे, और वोल्टेज यानी कि R1 की वैल्यू क्या थी, मैं R1 की मान लेता हूँ 4, R2 की मान लेता हूँ 2, R3 के मान लेता हूँ 5, तो इस तरीके से दिया हुआ था। तो तुल्य प्रतिरोध निकालते पहले, और वोल्टेज दी हुई थी V, और उसके अंतर्गत करंट निकालना था। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, अभी सीरीज का फॉर्मूला लिख के बताया था, 4 और 2 7 और 5 कितने हो गए 4 2 6 और 5 कितने हो गए आपके 11। इसके बाद 11 होने के बाद वोल्टेज मान लेते हैं हम, क्या माने R बराबर क्या होता है आपका V/I होता है। इसी के अनुसार क्या माना जाए कि हमारा करंट इजीली कट जाए। वोल्टेज मान लेते हैं 22 वोल्ट की थी, तो आपको I ज्ञात करना था, I यहाँ जाता, R की वैल्यू अभी हमने 11 का ली थी, 22 तो 11 दूनी 22, इस तरीके से आप करंट इजीली फाइंड कर लेते। ओम का नियम पे मैंने कितनी बार आपको बताया, R बराबर V/I, ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन कराया अपने उसमें। तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, और कोई बता सकता है कब मिला था? कमेंट बॉक्स में ये आपको पिन करना है कि कब मिला था, और मैं उससे का कमेंट बॉक्स भी पिन कर दूंगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, और किस पुस्तक पर मिला? गीतांजलि पुस्तक पर मिला था। और आप ये बताना उसका अर्थशास्त्र, महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है? तो रेपो रेट घटाती है, रिवर्स रेपो रेट घटाए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रेपो रेट उसे घटाना होगा। और आपको बताना होगा कि भारत में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में तीसरे नंबर पर, यह क्वेश्चन शिफ्ट में कराया हुआ है मेरे, कि तीसरे स्थान, पहले पूछा गया था कि मराठी कौन से नंबर पर आती है, तो मराठी तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन अब के क्वेश्चन बस बदल कर पूछ लिया गया कि भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वो मराठी। पहले थे तीसरे स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है, पहले ये था, लेकिन अब भारत में तीसरे स्थान पर कौन सी भाषा, बस यहाँ पर तीसरे की जगह पहले मराठी था, यानी कि भारत में मराठी कौन से नंबर पर बोली जाती है, तो वो तीसरा बताना था। लेकिन अब क्या पूछ लिया, तीसरे स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अब मराठी हो गया। पहले स्थान पर हिंदी, दूसरे पर बंगाली, तीसरे पर मराठी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता है, तो फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। एक पूछा गया था कि गैसीय पदार्थों में, गैसीय पदार्थ पौधों से किस प्रकार से निकलते हैं। अगर मैं इस तरह की लीफ बनाऊँ यानी कि पत्ती बनाऊँ, तो इसके अंतर्गत आपको छोटे छोटे इस तरीके से छिद्र दिखाई देते हैं, इस तरीके के,
तो इन रिंद्रों के द्वारा ही आपके गैसीय पदार्थ निकलते हैं। तो रिंद्र या छिद्र द्वारा आपके करेक्ट आंसर हो जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? तो डीएनए में आपका जीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपके एचआईवी वायरस से भी रिलेटेड था, एचआईवी वायरस से रिलेटेड था, वो स्टूडेंट के द्वारा भेज नहीं गया था, उसके पास याद नहीं था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ तक आए गए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और यार कमेंट बॉक्स में ये लिख देना कि हमें ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में भी तभी मज़ा आता है जब स्टूडेंटों को लाइक जब स्टूडेंटों को लाइक ही नहीं आ रही तो उन्हें क्या रियल कंटेंट प्रोवाइड करा के और घंटों घंटों वेट करके भी क्या फ़ायदा। तो आप बताना कि ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर, क्योंकि हमारी वीडियो इसी का इंतज़ार करती है कि क्या स्टूडेंटों को अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि ग्रुप डी में वही उनकी वीडियो चल रही है जो पैक बना रही, जो रियल और ऑथेंटिक डाटा बना रहे हैं, उसकी वीडियो नहीं चल रही। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। तो जय हिंद साथियों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसी तरह का एनालिसिस चाहिए या नहीं।